बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंसिउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइस्सु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। डियर फेलोज, आज हम कानून शहादत आर्डर 1984 पर 15th लेक्चर कंडक्ट करने जा रहे हैं। डियर फेलोज, आज के लेक्चर के लिए हमने जो टॉपिक टेकअप किया है वो है आर्टिकल 24 ऑफ QS 1984। डियर फेलोज, इस आर्टिकल पर दो तरह के क्वेश्चंस पास पेपर्स में पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन इस तरह पूछा गया है कि व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम रेलेवेंट, डिस्कस इन डिटेल इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ QS 1984। दूसरा क्वेश्चन इस तरह पूछा गया है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्ली ऑफ एलिवाई, डज इट फॉल इन द एक्सेप्शंस ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड 1860 और नॉट, एंड व्हाट इज द एविडेंशियल वैल्यू ऑफ प्ली ऑफ एलिवाई। डियर फेलोज, पहले हम पहला क्वेश्चन टेकअप करते हैं कि व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम रेलेवेंट। डियर फेलोज, इससे पहले कि हम इस फ्रेज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, इसके लिए जरूरी है कि हम तीन वर्ड्स फैक्ट, फैक्ट इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट, उसकी प्रॉपर कंप्रीहेंशन डेवलप कर लें। विद इन 1 or 2 मिनट्स में आपको ये फैक्ट, फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट बताता हूं कि ये क्या है। डियर फेलोज, QS 1984 के आर्टिकल 2 के अंदर इन तीनों वर्ड्स की डेफिनेशन दी गई है। आर्टिकल 2D के अंदर फैक्ट को डिफाइन किया गया, कहा गया कि फैक्ट इज एनीथिंग और रिलेशन ऑफ थिंग, a state of thing which can be perceived by the senses or state of mind of which any person is conscious। और फैक्ट इन इशू को कहा गया कि फैक्ट इन इशू इंक्लूड्स from which by itself or in connection with other facts the existence, non-existence, extent or nature of any right, liability, disability is asserted or denied in suit and proceedings। और relevant fact को कहा गया कि relevant fact जो है any fact है which is connected with the fact in issue, और जो बता दिए गए हैं QS 1984 के अंदर के ये relevant facts हैं, यानी आर्टिकल 18 से लेकर 69 तक रेलेवेंट फैक्ट बता दिए गए। डियर फेलोज, अब आर्टिकल 24 उन रेलेवेंट फैक्ट्स में फॉल करता है जो कि QS 1984 ने बता दिए कि ये रेलेवेंट फैक्ट हैं। अब जब हम इस क्वेश्चन को हम देखते हैं कि क्वेश्चन में ये कहा गया कि व्हेन फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम रेलेवेंट, आर्टिकल 24 ने कुछ फैक्ट्स ऐसे बताए हैं कि जो अदरवाइज रेलेवेंट नहीं है। जो मैंने फैक्ट की डेफिनेशन की उसको जरा फिर दोबारा रिकॉल कीजिए कि फैक्ट बताया गया कि एवरीथिंग, कोई भी चीज, स्टेट ऑफ थिंग, किसी चीज की हालत या उनका आपस में ताल्लुक, रिलेशन ऑफ थिंग, ये फैक्ट है जो कि कैन बी परसीव्ड बाय द सेंसेस बाय एनी पर्सन। कोई शख्स एक चीज देख रहा है वो फैक्ट है, सुन रहा है फैक्ट है, स्निफ कर रहा है फैक्ट है, टच कर रहा है फैक्ट है। और इसी तरह अगर कोई चीज उसकी माइंड में चल रही है, स्टेट ऑफ माइंड, और उसका वो कॉन्शियस है, तो ये फैक्ट है। लेकिन ये फैक्ट इन इशू कब बनेगा? जब अगर वो फैक्ट किसी राइट को, लायबिलिटी को, डिसएबिलिटी को, उसकी एक्सटेंट को, नेचर को, उसकी एग्जिस्टेंस को, नॉन एग्जिस्टेंस को किसी सूट या प्रोसीडिंग में असर्ट किया जाएगा या डिनाई किया जाएगा। यानी किसी राइट और लायबिलिटी के तयन के लिए जो फैक्ट्स एक पार्टी असर्ट करेगी, दूसरी डिनाई करेगी, उसको हम फैक्ट इन इशू कहते हैं। अब रेलेवेंट फैक्ट, एक बात, क्वालिफिकेशन तो रेलेवेंट फैक्ट होने के लिए ये जरूरी है कि दैट मस्ट बी कनेक्टेड विद द फैक्ट इन इशू, और दूसरी ये है कि उसको QS ने बता दिया हो कि ये रेलेवेंट फैक्ट है। अब जब QS के आर्टिकल 24 को हम पढ़ते हैं तो आर्टिकल 24 ये कहता है
कि व्हेन फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट बिकम रेलेवेंट। कैसे? फैक्ट्स नॉट अदरवाइज रेलेवेंट आर रेलेवेंट इफ दे आर इनकंसिस्टेंट विद एनी फैक्ट इन इशू आर रेलेवेंट फैक्ट। अगर फैक्ट इन इशू यानी जो एक पार्टी असर्ट कर रही है दूसरी डिनाई कर रही है किसी राइट, लायबिलिटी या डिसएबिलिटी के तयन के लिए, अगर उस फैक्ट के इनकंसिस्टेंट, उसके मुतजाद कोई फैक्ट आ जाता है, कोई फैक्ट आ जाता है, यानी कोई चीज, कोई शख्स जो देख रहा है, जो सुन रहा है, जो टच कर रहा है, जो स्निफ कर रहा है बाय द सेंसेस, अगर वो उससे मुतजाद आ जाती है तो वो रेलेवेंट बन जाएगी। मिसाल के तौर पर अगर एक पर्सन पर ये एलिगेशन है कि उसने 10 तारीख को इतवार के दिन 10 बजे सेटलर टाउन गुजरांवाला के अंदर बी जो दूसरा शख्स है उसका मर्डर किया है। अब ये सारी चीजें फैक्ट इन इशू हैं जिसने उस शख्स की पनिशमेंट की लायबिलिटी का तयन करना है। प्रोसिक्यूशन उसकी हाँ में और डिफेंस उसकी ना में। एक पार्टी असर्ट कर रही है दूसरी डिनाई कर रही है और इसके नतीजे में जिस नतीजे पे अदालत पहुंचेगी उस पे इसके लायबिलिटी का तयन होना है। अगर ये फैक्ट इन इशू जो कि 10 बजे इतवार के दिन ए ने बी का मर्डर किया है सेटलर टाउन गुजरांवाला के अंदर, दूसरा फैक्ट ये आ जाता है कि जिस पर एलिगेशन है वो उस रेलेवेंट टाइम पे उस दिन वो शख्स दुबई में था और उसके लिए वो अपना पासपोर्ट पेश करता है, ट्रैवल हिस्ट्री पेश करता है, वहां के विटनेसेस की एविडेंस पेश करता है। अब ये जो फैक्ट इन इशू सेटल टाउन के अंदर ए ने बी का मर्डर किया 10 बजे इतवार वाले दिन, इसके साथ एक और फैक्ट जो है वो कंट्राडिक्ट कर रहा है कि उसका दुबई में उसी वक्त होना। अब ये जो उसका एक फैक्ट जो है कंट्राडिक्ट कर रहा है, तो ये कंट्राडिक्शन विद द फैक्ट इन इशू अंडर आर्टिकल 24 उस फैक्ट को टू बी इन दुबई रेलेवेंट कर देगा। डी फेलोज, दूसरा पॉइंट इसके अंदर ये कहा गया कि इफ बाय themselves are in connection with other facts they make the existence or non-existence of any fact in issue or relevant fact highly probable or improbable। या कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो खुद या कुछ और फैक्ट के साथ मिलकर फैक्ट इन इशू या रेलेवेंट फैक्ट के होने और ना होने का या इम्कान पैदा कर दें या उसे खारिज अज़ इम्कान कर दें तो वो भी रेलेवेंट हो जाएंगे। इसकी एक मिसाल हम इस तरह ले सकते हैं। प्रोबेबिलिटी की पहले मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूं। जस्टिस मुनीर साहब ने अपनी लॉ ऑफ एविडेंस के अंदर इंडिया की कुछ AIR की जजमेंट्स ला के इस पॉइंट को एक्सप्लेन किया है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। प्रोबेबिलिटी की एग्जांपल उन्होंने ये दी कि फैक्ट इन इशू ये है कि क्या फॉर द कंप्लीशन ऑफ गिफ्ट इमूवेबल प्रॉपर्टी की डिलीवरी ए ने बी को कर दी थी या नहीं कर दी थी। मिसाल के तौर पर एक शख्स ने कुछ गिफ्ट दूसरे शख्स को दिया जिसमें मूवेबल प्रॉपर्टी थी और इमूवेबल प्रॉपर्टी भी थी और एक गिफ्ट डीड लिखी गई। अब आपको मालूम है कि शरिया लॉ के मुताबिक गिफ्ट के जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो 3 हैं: ऑफर, एक्सेप्टेंस एंड डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी जो कि गिफ्ट की जा रही है। अब उस गिफ्ट डीड के अंदर कुछ मूवेबल प्रॉपर्टी हैं और कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी हैं। कंटेंशन अब ये आ गई है अदालत के सामने कि जिस शख्स ने गिफ्ट दिया था वो ये कहता है कि जनाब गिफ्ट कंप्लीट नहीं हुआ था इसलिए कि मैं इमूवेबल प्रॉपर्टी को हैंड ओवर नहीं किया था, या उसके लीगल एयर आ जाते हैं उसके मरने के बाद कि जनाब ये प्रॉपर्टी चूंकि हैंड ओवर नहीं हुई तो इसलिए ये गिफ्ट कंप्लीट नहीं हुआ। डी फेलोज, अब इस डीड के अंदर कुछ मूवेबल प्रॉपर्टी है कुछ इमूवेबल प्रॉपर्टी है। अगर ए जिसकी फेवर में गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट की गई थी वो ये एस्टेब्लिश कर देता है कि इस गिफ्ट डीड के अंदर जो मूवेबल प्रॉपर्टी थी, फॉर एग्जांपल गोल्ड के रिंग्स थे, डायमंड थे या कुछ और चीजें जो मूवेबल थी, उनकी डिलीवरी अगर वो एस्टेब्लिश कर देता है तो ये वाला फैक्ट ये प्रोबेबल बना देगा कि जो गिफ्ट डीड के अंदर मूवेबल प्रॉपर्टी लिखी गई है उसकी डिलीवरी हो गई है,
तो इम्कान है कि ये जो रिमेनिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसकी डिलीवरी भी हो गई थी। अब ये जो फैक्ट है कि वो चीजें जो गिफ्ट डीड के अंदर मूवेबल हैं उनकी डिलीवरी हो गई है, वो रेलेवेंट हो जाएगा फॉर द एस्टैब्लिशिंग द प्रोबेबिलिटी और इम्प्रोबेबिलिटी ऑफ द फैक्ट इन इशू कि आया कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जो इस गिफ्ट डीड के अंदर मेंशन है वो डिलीवर हुई थी या नहीं हुई थी। डियर फेलोज, इसके साथ एक और एग्जांपल हम इम्प्रोबेबिलिटी की ले लेते हैं। एक शख्स पे ये एलिगेशन है कि उसने बी के साथ रेप किया है। अब जब एफआईआर लॉन्च हो जाती है, एफआईआर लॉन्च होने के बाद जिस शख्स पे एलिगेशन है वो ये प्ली एजिटेट कर देता है कि जनाब मैं तो इम्पोटेंट हूं, मुझसे तो रेप कमिट हो ही नहीं सकता, और वो ये कहता है कि आप पोटेंसी टेस्ट करवा लें। जब उसका पोटेंसी टेस्ट करवाया जाता है तो उसमें पोटेंसी टेस्ट जो है वो नेगेटिव आ जाता है कि ये शख्स सेक्स कमिट करने के हवाले से इनकैपेबल है। डियर फेलोज, ये जो पोटेंसी टेस्ट नेगेटिव आया है ये फैक्ट इन इशू जिसने उसकी पनिशमेंट की लायबिलिटी का तयन करना था उसको इम्प्रोबेबल बना देगा, यानी इस हवाले से रेलेवेंट बना देगा कि इसे कंसीडर किया जाए कि हो सकता है कि ये शख्स ने ऑफेंस कमिट ना किया हो, और ये जो दूसरे विटनेसेस आए हैं हो सकता है कि उन्होंने ये सारी की सारी स्टोरी प्लांट की हो। डियर फेलोज, ये तो था पहला क्वेश्चन। इसके अंदर एक इलस्ट्रेशन है जो कि अमूमी तौर पर तोलाबा को समझने में दिक्कत पेश आती है। इस इलस्ट्रेशन को उसको मैं सिंप्लीफाई करके आपके सामने रखता हूं। इलस्ट्रेशन बी ये है कि द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड अ क्राइम, द सर्कमस्टांसेस आर सच दैट द क्राइम मस्ट हैव बीन कमिटेड ईदर बाय ए, बी, सी और डी। Every fact which shows that the crime could have been committed by no one else and that it was not committed by either B, C or D is relevant. Allegation, इसको मैं अपनी एक कंट्राइव्ड एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक शख्स पे एक एलिगेशन ये है कि 4 लोगों ने में से किसी ने 5वें शख्स का कत्ल किया है। फैक्ट्स हम इस तरह क्रिएट कर लेते हैं कि 5 शख्स गुजरांवाला से इस्लामाबाद गए, सबके सामने गए, सबको पता था कि 5 लोग वहां पे गए हैं। अब उन 5 में से एक शख्स का मरी के अंदर मर्डर हो जाता है। अब सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि ये जो 5 लोग हैं इन 4 में से किसी एक ने उसका मर्डर किया है। फर्दर जब इंटेरोगेट होता है तो पता चलता है कि इन 5 लोगों में से 3 लोगों का एफपीएससी का एक रिटन टेस्ट था जो कि इस्लामाबाद के अंदर था, और वो तीनों लोग वो उस टेस्ट में उस दिन मौजूद थे और बकिया 2 लोग मरी चले गए। अब ये 3 लोगों की एक्सटेंट तक ऐसे सर्कमस्टांस सामने आ गए कि इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट इम्प्रोबेबल हो गई। अब जो एक शख्स रह गया, अब ऐसे सर्कमस्टांसेस आ गए कि जिसने एक शख्स को मर्डर, एक शख्स का दूसरे शख्स को मर्डर करने के हवाले से सिचुएशन को प्रोबेबल बना दिया। तो डियर फेलोज, ये प्रोबेबिलिटी और इम्प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट था। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म एलिबाई। डियर फेलोज, जब एलिबाई का हम लफ्ज़ी तर्जमा देखते हैं तो इसका मतलब है एल्सवेयर, यानी कहीं और जगह। प्ली ऑफ एलिबाई का मतलब यह है कि एक शख्स पे ये एलिगेशन है कि उसने स्पेसिफिक टाइम पे, स्पेसिफिक प्लेस पे एक ऑफेंस कमिट किया है, लेकिन वो शख्स ये प्ली लेता है कि एट रेलेवेंट टाइम एंड स्पेसिफिक प्लेस, और स्पेसिफिक दिन जिस पे अक्रंस एलेज की जा रही है वो उस वक्त इतने डिस्टेंस पे एल्सवेयर मौजूद था कि वहां से आकर ऑफेंस का कमिट करना इम्प्रोबेबल है। जैसा हमने एग्जांपल ली
कि एक शख्स, इसके अंदर भी इलस्ट्रेशन दी गई है इस आर्टिकल के, कि एक शख्स ने लाहौर में, एलिगेशन है कि एक शख्स ने बी का लाहौर में मर्डर किया है। वो ये प्ली लेता है कि जनाब एट दैट टाइम मैं पेशावर में मौजूद था, या वो कहता है कि मैं दुबई में मौजूद था। तो ये प्ली लेना कि एट द रेलेवेंट टाइम वो शख्स कहीं और मौजूद था, इसको हम प्ली ऑफ एलिबाई कहते हैं। लेकिन डियर फेलोज, ये पीपीसी की बयान करदा एक्सेप्शंस में एलिबाई, प्ली ऑफ एलिबाई फॉल नहीं करती। अब अगला क्वेश्चन ये जन्म लेता है कि ये किस प्रिंसिपल पे बेस करती है। ये आर्टिकल के अंदर जो कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल दिया गया कि जो चीज़ फैक्ट इन इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट के साथ मुतजाद आएगी वो रेलेवेंट हो जाएगी, तो प्ली ऑफ एलिबाई हैज़ बिकम रेलेवेंट ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इनकंसिस्टेंसी विद द फैक्ट इन इश्यू एंड रेलेवेंट फैक्ट। डी फेलोज, अब सवाल ये जन्म लेता है कि ये प्ली ऑफ एलिबाई जब रेलेवेंट हो गई तो इसकी एविडेंशियल वैल्यू क्या होगी। डी फेलोज, ये कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ एविडेंस नहीं है, लेकिन इसकी बुनियाद पे एक्यूटल हो सकती है। आप ये सोच रहे होंगे कि जब ये कंक्लूसिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है तो इसकी बुनियाद पे एक्यूटल कैसे होगी। डी फेलोज, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर दिस इज द कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ऑफ लॉ कि प्रोसिक्यूशन हैज टू स्टैंड इट्स केस ऑन इट्स ओन फुटिंग एंड इट हैज टू प्रूव द केस बियॉन्ड शैडो ऑफ डाउट। अब प्ली ऑफ एलिबाई का मौका कब आता है? पहले प्रोसिक्यूशन ने अपने बर्डन ऑफ प्रूफ को डिस्चार्ज करना है। अगर वो डिस्चार्ज कर लेते हैं उसके बाद प्ली ऑफ एलिबाई आएगी। जब उसने प्ली ऑफ एलिबाई आई तो प्ली ऑफ एलिबाई लाइक द केस ऑफ प्रोसिक्यूशन बियॉन्ड द शैडो ऑफ डाउट साबित नहीं करनी, बल्कि अक्यूज इज सपोज टू कन्विंस द माइंड ऑफ द कोर्ट कि यस, ये सर्कमस्टांसेस जो वो बयान कर रहा है ये प्रोबेबल हैं। अगर ये एक डाउट क्रिएट कर देता है, प्रोबेबिलिटी, इम्कान पैदा कर देता है ये प्ली का कि ये उस वक्त वहां पर मौजूद था, तो प्रोसिक्यूशन की स्टोरी में जब डेंट डलेगा, डाउट क्रिएट होगा, तो उसका फायदा अक्यूज को मिलेगा, बीइंग अ फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ। तो बेनिफिट ऑफ डाउट की बुनियाद पर उसकी एक्यूटल हो सकती है। जैसा टाइम एंड अगेन मैंने एक बात ये कही कि रेलेवेंट फैक्ट की बुनियाद पर जो एविडेंस आएगी उसको हम सर्कमस्टांशियल एविडेंस कहते हैं, और सर्कमस्टांशियल एविडेंस कंक्लूसिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं होता। डियर फेलोज, ये था आर्टिकल 24 जो मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो तो बाबुल इल्म लॉ अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया।